नमस्कार आप सभी को, मैं नेहा दहिया त्रिदिशाएं क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रिटिश भारत में होने वाले किसान आंदोलन जो 1857 से लेकर के 1947 के दौरान घटित हुए। ये इसका पार्ट नंबर 3 है। 2 क्लास हम पहले पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने वो पुरानी क्लासेस अभी तक नहीं देखी हैं, वो चैनल पर जाकर के पुरानी क्लासेस को जरूर देखें। टॉपिक यूपीएससी और स्टेट पीसीएस इवन जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं आपके, उन सभी के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले माँ सरस्वती को नमन करते हुए ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्या आरंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हे माँ सरस्वती, हम आपको नमन करते हुए अपना अध्ययन शुरू कर रहे हैं। हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। ये है त्रिदिशा क्लासेस का यूट्यूब चैनल। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई डाउट, कोई क्वेरी है आपकी तो कमेंट सेक्शन में हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल है त्रिदिशा क्लासेस का। आप टेलीग्राम चैनल पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं। डिस्कशन ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो 1930 से 40 के दशक के दौरान होने वाले किसान आंदोलन है। इससे पहले जो 2 वीडियो हमने पढ़ी हैं, उसमें हमने एक वीडियो में 1857 से लेकर के 1900 तक के जो भी आंदोलन हुए उनके बारे में पढ़ा, जिसमें मुख्य तौर पर जो आंदोलन थे उनमें सबसे पहला आंदोलन था नील विद्रोह, दूसरा था पावना विद्रोह, इसके अलावा जो तीसरा था वो था दक्कन विद्रोह। ये 3 हम 1857 से 1900 के दौरान जो बड़े आंदोलन हैं वो पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो दूसरी कैटेगराइज हम दो दूसरा कैटेगराइजेशन था इनका 1900 के बाद के आंदोलन। और 1900 के बाद के आंदोलनों में हम देखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना के बाद में किसान आंदोलन एक संगठित रूप में लड़ते हुए दिखाई दिए जाते हैं। यहाँ पर गांधी जी का पदार्पण हो जाता है स्वतंत्रता संघर्ष में, तो गांधी जी का भी पार्टिसिपेशन इन किसान आंदोलनों में देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पर हमने पढ़ा था चंपारण सत्याग्रह, इसके अलावा हमने पढ़ा था खेड़ा सत्याग्रह, और एक हमने पढ़ा था बारदोली सत्याग्रह, और पढ़ा था एक मोपला विद्रोह। ठीक है, मोपला विद्रोह। ये कुछ मुख्य आंदोलन थे जिनके बारे में हमने अपनी जो प्रीवियस क्लासेस है उनमें डिटेल से चर्चा की थी। इसके अलावा 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के आंदोलनों में क्या मुख्य अंतर था, किसान आंदोलन का प्रभाव क्या था, क्यों ये हुए थे, किन किन क्षेत्रों में और किन किन कारणों की वजह से ये घटनाएं या ऐतिहासिक घटनाक्रम हुए थे, और इनका समाधान क्या रहा, इनके प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन रही, ये सब बहुत ही बारीकियों के साथ हमने कवर किया है। तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है वो जाकर जरूर देखें। आज हम बात कर रहे हैं 1930 से 1940 के दशक, और यहाँ तक कि यहाँ 1930 और 40 के बाद के भी इवन आप कह सकते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति तक जो भी आंदोलन लड़े गए हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति तक वो सभी आंदोलन आज की क्लास में हम करने वाले हैं। तो 1930 के बाद में आप देखेंगे कि जो मेजर आंदोलन है, राष्ट्रीय आंदोलन जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन है, आपका भारत छोड़ो आंदोलन है, या फिर इसके अलावा कीर्ति किसान आंदोलन है, तेभागा आंदोलन है, तेलंगाना आंदोलन है, और इसके अलावा जो छोटे-मोटे जो प्रांतों में किसानों की गतिविधियां थी, या अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा या उसके कांग्रेस शासन के अधीन होने वाले आंदोलन, इन सब के बारे में हम चर्चाएं करेंगे। तो 1930 और 40 के दशक में राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ किसान आंदोलनों की एक आवृत्ति बढ़ती हुई दिखाई देती है। इस चरण के जो आंदोलन हैं उनको प्रेरित करने वाले जो कुछ घटनाक्रम थे, जैसे कि 1929 से लेकर के 30 की एक व्यापक आर्थिक मंदी आती है, और ये आर्थिक मंदी जो है 1929 और 30 की, ये विश्व की आर्थिक मंदी है। केवल इसका जो प्रभाव है वो इंडिया में नहीं बल्कि पूरे विश्व पर देखने को मिलता है। एक तो 1929 से 30 की विश्व व्यापी आर्थिक मंदी, इसके अलावा यहाँ पर एक आंदोलन है जो काफी व्यापक प्रभाव डालता हुआ दिखाई देता है, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में लगान ना देना या टैक्स ना देने का भी एक अभियान शुरू हुआ था, जिसकी वजह से इस समय के जो आंदोलन है वो राष्ट्रीय आंदोलन के साथ मर्ज होते हुए भी आपको दिखाई देंगे। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा इन सभी को डिटेल में कि क्या इनका कारण रहा और क्या
कौन-कौन से आंदोलन रहे हैं। तो आंदोलनों की आवृत्ति में समय पर बढ़ोतरी हो जाती है। कारण है 1929 से 30 की व्यापक आर्थिक मंदी और इस व्यापक आर्थिक मंदी का निर्धन जो कृषक वर्ग है, उस पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है एक व्यापक जनाधार का आंदोलन था, जो देश में टैक्स और लगान न देने का इनका अभियान इन्होंने शुरू किया था। इसके जो परिणाम रहे थे, अगर बात किया जाए इस समय के जो आंदोलन हैं, तो तत्कालिक तौर पर तो कुछ ज़्यादा प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन इन आंदोलनों ने एक ऐसा वातावरण ज़रूर तैयार कर दिया था, जिनसे स्वतंत्रता पश्चात कृषि सुधार होने शुरू हो गए थे। उदाहरण जैसे जमींदारी उन्मूलन हुआ और पुनः वायलार आंदोलन है, जिसने त्रावणकोर के भारत विलय में काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। सो ये इन आंदोलनों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव रहा, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। जो उस समय के जो किसान थे, क्यों ये विद्रोह कर रहे थे? क्या इनकी तत्कालिक माँगें थी? इनके बारे में थोड़ा डिटेल से हम देखते हैं। अभी तक जो हमने पढ़े थे उनमें आप लोगों ने देखा था करों में कटौती चाहते थे वो या फिर जो गैर कानूनी तरीके से या अवैध तरीके से वसूलियाँ हो रही थी या अवैध बेदखली हो रही थी। ज़मींदार बेगार चाह रहे थे तो बेगार की समाप्ति की बात हो रही थी। ज़मींदारों के अत्याचारों से मुक्ति की बात हो रही थी या फिर महाजनों के जो टैक्स लिए जो ऋण था उस ऋण की जो दरें थी वो काफ़ी ऊँची थी, तो उनमें कमी की बात की जा रही थी और गैर कानूनी तरीके से जो ज़मीनें हैं उनकी ली गई हैं ज़मीनें उनकी वापसी की बात हो रही थी। इसके अलावा किसानों की सुरक्षा की भी माँग हो रही थी। इन सभी मुद्दों पर किसान विद्रोह करते हुए आ रहे थे, तो तत्कालिक माँगों के तौर पर यहाँ भी वही माँगें दिखाई देंगी। ये चाहते थे सबसे पहले करों में कटौती हो, सामंतों की जो गैर कानूनी वसूलियाँ हैं और बेगार है यानी जो ज़मींदार उनसे बेगारी चाहते थे, उन सभी की क्या होनी चाहिए, समाप्ति होनी चाहिए। ज़मींदारों के अत्याचारों से मुक्ति चाहते थे, जो ऋण का बोझ है उसमें कमी चाहते थे, ये उनकी माँगें थी और गैर कानूनी तरीके से ली गई भूमि की वापसी और किसानों की सुरक्षा खेतीहर मजदूरों की जो मांगे हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश और गुजरात है, इनके अतिरिक्त अन्य प्रदेश के जो किसान आंदोलन हैं, उनमें गौण ही रहे। यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश है और जो गुजरात है, यहाँ के किसानों में खेतीहर मजदूरों की मांगे अलग रहेंगी। इसके अलावा जो बाकी क्षेत्र हैं, वहाँ पर ये मांगे देखने को नहीं मिलेंगी उतनी ज़्यादा। वास्तव में ये जो आंदोलन है वो कृषि ढांचे में कोई आमूल-चूल परिवर्तन के लिए नहीं हुए थे बल्कि इनका उद्देश्य इस व्यवस्था के कुछ अत्यंत जो पीड़ादायक पहलू हैं उन्हीं का अंत करना था। और यही हमने पिछली जो क्लास थी उसमें हमने बताया था कि 19वीं शताब्दी के भी जो इवन आंदोलन हुए हैं उनमें किसान उपनिवेशवाद का चरित्र नहीं समझ पाते हैं और उनकी जो समस्याएँ हैं या जो आंदोलन लड़ रहे हैं वो अपनी समस्याओं के लिए, वो केवल उनकी व्यक्तिगत समस्याएँ हैं, आर्थिक क्षेत्र तक सीमित है और एक सीमित प्रसार के साथ में सीमित व्यक्तिगत उद्देश्यों के साथ में ही आंदोलन होते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर भी ये कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं चाहते थे, केवल जो उस व्यवस्था के कुछ बहुत ही पीड़ादायी पहलू थे, उनको अंत करने की यहाँ पर बात की जा रही थी। इस काल में जो किसान आंदोलन हुए, उनके कुछ महत्वपूर्ण कारण भी हैं। कारण क्या रहेंगे? जो उनकी माँगें थी, वही इनके कारण भी रहे होंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखते हैं, एक तो सविनय अवज्ञा आंदोलन थे, उन्होंने युवा और जुझारू राजनीतिक कार्यकर्ताओं की एक पूरी पीढ़ी पैदा कर दी थी। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन में ठहराव आया, तब इन कार्यकर्ताओं ने अपनी राजनीतिक ऊर्जा किसान और मजदूर आंदोलनों में लगा दी। तो ये भी इनके उदय का एक महत्वपूर्ण कारण था कि एक व्यापक जनाधार हो गया था और गांधी जी इतना समझते थे कि आम आदमी के साथ में या आम आदमी के जो मुद्दे हैं, उनको मिला करके आंदोलन किए जाएँ, तो वो व्यापक प्रभाव डालेंगे। इसीलिए जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है, तो लगान ना देने का अभियान भी उसमें शामिल होता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ने जो युवा थे और जो जुझारू राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, उनकी एक पूरी पीढ़ी पैदा की और जब सविनय अवज्ञा आंदोलन में ठहराव आता है, यानी सरकार का दमन बढ़ना शुरू होता है और कोई बड़ी घटनाएँ नहीं घटित हो रही, तो उस समय पे ये जो कार्यकर्ता हैं, वो अपनी राजनीतिक ऊर्जा किसान और मजदूर आंदोलनों में लगा देते हैं। फिर 1937 के चुनाव होते हैं, जो प्रांतीय चुनाव, उसमें अधिकांश प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनती है और क्योंकि कांग्रेस को भी आंदोलन चलाने के लिए किसान और मजदूरों की ज़रूरत थी, व्यापक जनाधार स्थापित करने के लिए, इसीलिए भी कांग्रेस अपना एक सपोर्ट करती हुई किसान और मजदूर आंदोलनों को देती है।
तो 1937 से 39 के बीच में जो 28 महीने का कांग्रेसी शासनकाल था, वो किसान आंदोलनों का उत्कर्ष काल कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ने काफी मदद की थी किसान आंदोलनों की या किसानों की। एक तो इस काल में जो 1937 से 39 का जो टाइम पीरियड जिसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक तो इस काल में आंदोलनों के लिए नागरिक स्वतंत्रताएं अधिक मिली थी, और दूसरा कांग्रेसी सरकार ने भी कृषि कानूनों में सुधार के लिए कुछ ठोस कदम उठाए थे, जिसकी वजह से कांग्रेस यहाँ किसानों को मदद करते हुए दिखाई देती है, और किसान भी एक तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो जाते हैं और मदद करते हैं। अब जो ये आंदोलन हुए हैं, उनमें कौन-कौन से प्रमुख आंदोलन हैं, उनके बारे में डिटेल से थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले आंदोलन है किर्ती किसान आंदोलन। किर्ती किसान आंदोलन ये पंजाब में चला मुख्य तौर पर, और एक पंजाबी थे जिनका नाम था भाई संतोख सिंह। ये गदर पार्टी के एक नेता थे, और इन्होंने ग्राम प्रचार की सोवियत पद्धतियां थी, उनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ समय तक ये रूस में रहे, और फिर भारत में आकर के इन्होंने आंदोलन शुरू किया। मुख्यतः ये गुप्त योजनाएं बनाते थे, यानी एक जनसमूह को तैयार करते थे, गुप्त योजनाएं बनाते थे, और फिर उसके बाद में ये अपना विद्रोह करते थे। ठीक है। अब देखते हैं इनकी जो डिटेल में कि क्या व्यवस्थाएं थी जो किर्ती किसान आंदोलनों के लिए जिम्मेदार थी। भाई संतोख सिंह जो गदर पार्टी के नेता थे, जिन्होंने ग्राम प्रचार सोवियत पद्धतियों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ समय रूस में बिताया, और इनके द्वारा ये आंदोलन शुरू किया गया था। इन्होंने लोगों का एक जनसमूह तैयार किया, और तैयार करने हेतु इन्होंने गुप्त योजनाएं बनाई। सर्वप्रथम फरवरी 1926 में अमृतसर से पंजाबी भाषा में एक मासिक पत्रिका इन्होंने निकाली, जिसका नाम था कीर्ति। ठीक है, मासिक पत्रिका का भी नाम क्या था? कीर्ति। इस पत्रिका का जो उद्देश्य था वो अप्रैल 1928 में सोहन सिंह जोश के द्वारा स्थापित कीर्ति किसान सभा के विचारों को प्रस्तुत करना था। कीर्ति पत्रिका निकाली गई, और यहाँ पर जो सोहन सिंह जोश हैं, जिनके द्वारा कीर्ति किसान सभा की स्थापना की गई थी, उनके विचारों को प्रस्तुत करना इनका मुख्य उद्देश्य था कीर्ति किसान आंदोलन का या कीर्ति पत्रिका का। तो कीर्ति थी जो किसान सभा, कीर्ति का मतलब था यहाँ पे श्रमिक था, और किसानों की एक सभा या पार्टी थी। यहाँ पे गलत लिख लिया गया है। ये किसानों की एक सभा या पार्टी थी, जिसका उद्देश्य था क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए किसान, औद्योगिक श्रमिक और जो निम्न वेतन वाले जो लोग हैं, अन्य शहरी मजदूरों को संगठित करना था। कहीं कहीं ये कम्युनिस्ट जैसा आप लोगों को समझ में आएगा कि कम्युनिस्ट जो पार्टी थी, ठीक है, वो भी ऐसे ही लोगों को इकट्ठा करके अपना आंदोलन करती है, जिसमें किसान हैं, औद्योगिक श्रमिक हैं, या निम्न वेतन प्राप्त करने वाले मजदूर हैं, वो शामिल होते हैं। तो इस सभा को काफी हद तक गदर पार्टी के द्वारा वित्त प्रदान किया जाता था। जो कीर्ति किसान सभा थी, इसे गदर पार्टी के द्वारा वित्त पोषित किया गया था। 1928 में इनका लायलपुर में एक सभा होती है इनकी, जिसमें एक लक्ष्य के रूप में जो पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था इनका एक लक्ष्य, और दूसरा था जो नेहरू समिति की सिफारिशें थी, जिसमें डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी, उसका बहिष्कार करना था। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये था कि यहाँ पर पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है, जैसे बाकी इंग्लैंड के उपनिवेश हैं जो शासन चला रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन के साम्राज्य या सम्राट के नाम पर शासन हो रहा है, तो वो डोमिनियन स्टेटस था, लेकिन जिसकी सिफारिश नेहरू समिति में की गई थी। इसके बहिष्कार करना भी इसके एक लक्ष्य के रूप में शामिल था। कीर्ति किसान सभा वामपंथी विचार जो लेफ्टिस्ट है, या वास्तव में इन्हें कहें मार्क्सवादी विचारों की एक प्रचारक थी, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको। कीर्ति किसान सभा को पंजाब में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट संगठनों में से एक होने का श्रेय प्राप्त है। ठीक है, इसका प्रभाव पंजाब के लोगों को स्वतंत्रता के प्रति जागृत करते हुए दिखाई देता है, और इसके अलावा 1928 में जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचते हैं, तो साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में भाग लेने वाले जो श्रमिक हैं, किसान हैं, उनमें दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही है कि इन्होंने पंजाब के लोगों को स्वतंत्रता के प्रति जागृत किया, और इसका प्रभाव की अगर हम बात करें तो साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में भाग लेने वाले जो श्रमिक थे और किसान थे, उसमें दिखाई दिया। 1929 में जो जोश जी हैं, ठीक है, सोहन सिंह जोश जिसका नाम है, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और
मेरठ षड्यंत्र मामले में इन्हें दोषी पाया जाता है। उसके बाद 1934 में आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1908 के तहत कीर्ति किसान सभा को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, इतना उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ये वैसे इतना इम्पोर्टेंट आंदोलन है नहीं, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है किसी जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम है वहां पर। अब बात करते हैं अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा की, ये काफी महत्वपूर्ण है। सो इस सभा की जो स्थापना है वो 1936 में होती है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? 1936 में लखनऊ। कहाँ हुई? लखनऊ में इसकी स्थापना होती है, जिसके स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष होते हैं और एनजी रंगा सचिव चुने जाते हैं। इस सभा ने किसानों के लिए एक घोषणा पत्र जारी किया और इंदुलाल याग्निक के निर्देशन में पत्र का प्रकाशन भी इन्होंने शुरू किया। ठीक है, तो इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा या इस सभा की स्थापना अप्रैल 1936 में लखनऊ में की गई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे और एनजी रंगा इसके सचिव चुने गए थे। इस सभा ने किसानों के लिए घोषणा पत्र जारी किया और इंदुलाल याग्निक के निर्देशन में एक पत्र का भी प्रकाशन शुरू किया। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का एक सम्मेलन फैजपुर में आयोजित किया गया और 1937 के प्रांतीय चुनाव हेतु जारी किए गए जो कांग्रेसी घोषणा पत्र था, उसमें अनेक प्रावधान इसी अखिल भारतीय किसान सभा के एजेंडे से प्रभावित थे, यानी इतना प्रभाव अखिल भारतीय किसान सभा का था। 1937 से 39 के दौरान जो किसान आंदोलन की आवृत्ति बढ़ती है, उसमें कांग्रेसी सरकार का सहयोगात्मक रवैया काफी महत्वपूर्ण मतलब साबित होता है या महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में आता है सामने, क्योंकि यहाँ पर किसानों ने तेजी से अपनी मांगे उठानी आरंभ कर दी थी। इस अवधि में वो जनसभाएं करते थे, प्रदर्शन करते थे, धरने करते थे और इस तरीके से गांव में भी किसान आंदोलनों का प्रसार हमें देखने को मिलता है। इसके बाद में आते हैं जो महत्वपूर्ण आंदोलन है तेभागा आंदोलन। हालांकि बहुत सारे क्षेत्रों में इसके अलावा भी आंदोलन हुए जिसमें प्रांतों में किसानों की गतिविधियां रही हैं। जैसे केरल के क्षेत्र की हम बात करें तो केरल में एक टेनेंसी एक्ट आया था, मालाबार टेनेंसी एक्ट, और उसमें संशोधन के लिए काफी महत्वपूर्ण आंदोलन चला था 1938 में। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में जब 1937 के चुनाव होते हैं जिसमें जमींदार और उनके समर्थक उम्मीदवारों की पराजय हो जाती है, जिसकी वजह से किसानों का मनोबल काफी बढ़ जाता है। फिर वो जमींदारों के विशेषाधिकार और ज्यादतियों के विरुद्ध में विद्रोह कर देते हैं, ऋण में राहत की भी मांग करते हैं। इस टाइम पे जो 1933 में एनजी रंगा है वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और एक भारतीय कृषक संस्थान के नाम से स्थापना करते हैं संस्थान की। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे बिहार में भी आंदोलन हो रहा है जहाँ पर सहजानंद सरस्वती, कार्यानंद शर्मा या राहुल सांकृत्यायन ये सब मिलकर के आंदोलन करते हैं। वो भी जमींदारों के या जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए ही होते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं जो नेशनल लेवल की मूवमेंट्स रहे हैं जिनका काफी योगदान रहा है उनके बारे में। तेभागा आंदोलन, तेभागा आंदोलन बंगाल के प्रमुख जो किसान आंदोलन थे उनमें महत्वपूर्ण था काफी ज्यादा। दरअसल 1940 के लगान आयोग के द्वारा कुछ सिफारिशें दी गई थी जिसके अनुसार इस आंदोलन में मांग की गई थी कि फसल का जो 2/3 हिस्सा है वो बरगदार यानी जो किसान हैं, बटाईदार हैं, उनको दिया जाए और 1/3 हिस्सा जोतदार या जमींदारों को मिलेगा। लेकिन ऐसा करने पर जमींदार राजी नहीं होते, इसीलिए ये आंदोलन शुरू होता है बटाईदार यानी किसानों के द्वारा जोतदारों के विरुद्ध। इस आंदोलन की सबसे मुख्य भूमिका बंगाल किसान सभा की रहती है। ठीक है, और उसी इस सभा के नेतृत्व में ही सभाएं, प्रदर्शन और जो नारे हैं वे लगते हैं। नारा इनका मुख्य तौर पर होता है तिभागा चाहे। तिभागा चाहे का मतलब होता है हमें 2/3 भाग चाहिए और इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारे लगते हैं। मुख्य तौर पर ये जो आंदोलन है इसकी शुरुआत त्रिपुरा के हसनाबाद से हुई, लेकिन इसका जो प्रसार है वो काफी एरिया में देखने को मिलेगा बंगाल में। बंगाल में जलपाईगुड़ी, इसके अलावा यहाँ पर एक जगह है मिदनापुर, रंगपुर, ये सभी क्षेत्र हैं जहाँ पर इस आंदोलन का प्रसार व्यापक तौर पर देखने को मिलेगा। तेभागा आंदोलन की एक विशेषता ये है, और इसके अलावा जितने भी किसान आंदोलन आप देखेंगे उन सभी की एक ही विशेषता रहती है लगभग कि वो या तो
जमींदारों के खिलाफ विद्रोह करते हुए दिखाई देते हैं, या फिर जो महाजन है उनके खिलाफ विद्रोह करते हुए दिखाई देते हैं, या लगान ना देने के खिलाफ के लिए सरकार के खिलाफ विद्रोह करते हुए दिखाई देते हैं। इस आंदोलन में जितने भी स्थान पर जो बटाईदार हैं उन्होंने भी एक जैसी ही पद्धति अपनाई थी। वे लाठी लेकर प्रदर्शन करते थे और लाठी लेकर प्रदर्शन करते थे, नारे लगाते थे और जो उपज है उसको जोतदार के घर ले जाने की बजाय अपने घर ले जाते थे। ये जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था, जिसमें चंपाराम और भंवर सिंह जैसे नेताओं ने इसको नेतृत्व दिया था। ठीक है, क्या दिया था? नेतृत्व। ये गलत टाइपिंग है यहाँ पे, नेतृत्व दिया था। बंगाल की कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ सदस्य थे, जैसे मुजफ्फर अहमद, सुनील सेन, मोनी सिंह। इन सभी ने काफी अहम भूमिका निभाई थी इस आंदोलन के दौरान में। इस आंदोलन की सबसे एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी देखने को मिलती है कि इसमें महिलाओं की भागीदारी काफी महत्वपूर्ण स्तर पर होती है, और उसमें न केवल वो एक्टिव होकर के पार्टिसिपेशन करती हैं, बल्कि कुछ ने तो इस आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। जैसे काकद्वीप में समझ सकते हो आप कि वहां पर आंदोलनकारियों के साथ मिलकर महिलाएं जनसभाएं करती हैं और प्रदर्शन में भाग लेती हैं। इसके अलावा बंगीय प्रादेशिक जो किसान सभा है उसके नेतृत्व में भी चलाया गया था ये आंदोलन, बंगीय प्रादेशिक किसान सभा। तो इसकी जो मुख्य केंद्र थे वो थे संदेशखाली, हरोहा, काकद्वीप, भंगर, सोनारपुर, कासनगोंग और 24 परगना जिले का जो सुंदरबन क्षेत्र है वो। इन सभी एरिया में ये आंदोलन काफी बड़े लेवल पर फैला। इसके अलावा उत्तरी बंगाल के भी कुछ क्षेत्र थे जहां पर जोरदार ढंग से ये आंदोलन चला, और इन सभी स्थानों पर नारा केवल एक ही था कि भागा चाहिए, यानी हमें तीसरा हिस्सा चाहिए। कुल मिलाकर जमींदारों और साहूकारों के विरुद्ध में ये विद्रोह था, और ये कई स्थानों पर भी हिंसक भी रहा। ठीक है, तो यहाँ पर जमींदार प्लस साहूकार, इन दोनों के खिलाफ में ये आंदोलन रहा। स्वाधीनता के बाद भी ये आंदोलन उस समय तक जारी रहा जब तक कि 1949 में बरगदार अधिनियम नहीं बन गया था। उस समय तक ये आंदोलन चलता रहा, क्योंकि हिंसक झड़पें हुई थी तो पुलिस ने भी दमनकारी नीतियां यहाँ पर अपनाई थी, जिसकी वजह से आंदोलन थोड़ा उग्र हो गया था। उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। बात करते हैं आगे तेलंगाना आंदोलन की। तो तेलंगाना आंदोलन आधुनिक भारत के इतिहास का एक सबसे बड़ा गुरिल्ला आंदोलन इसको कहा जा सकता है। गुरिल्ला मतलब छिप करके वार करने वाला, इसको कह सकते हैं। गुरिल्ला पद्धति अपनाई जाती थी मराठों के द्वारा युद्ध में। तो ये आंदोलन जो है आधुनिक भारत के इतिहास का सबसे बड़ा कृषक गुरिल्ला युद्ध था, और इसने 3000 गांवों और 30 लाख लोगों को प्रभावित किया था। तेलंगाना क्षेत्र में दरअसल जो स्थानीय देशमुख हैं उन्होंने पटेल और पटवारी की मिली भगत से अधिकांश जो उपजाऊ जमीन थी उस पर कब्जा कर लिया था, और अपनी जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति है उसमें पर्याप्त वृद्धि कर ली थी। इन देशमुखों को जो स्थानीय प्रशासन था या पुलिस और उसके साथ ही जो निजाम की सरकार थी, उन सभी का इन लोगों को संरक्षण मिला हुआ था। यानी देशमुख प्लस पटेल प्लस पटवारी प्लस पुलिस प्रशासन और निजाम की सरकार, ये सभी मिलकर के जो खेतीहर मजदूर थे और किसान थे उनका भरपूर शोषण करते थे, और इस क्षेत्र में उनके अत्याचार की सीमाएं काफी बढ़ गई थी। एक तो सामंती दमन था, जबरन वसूली करते थे। इन सब की वजह से किसान काफी परेशान हो गए थे। इसीलिए अपने प्रति जो किए जा रहे अत्याचार हैं उनसे तंग आकर किसान और जो खेतीहर मजदूर हैं उन्होंने शोषकों के विरुद्ध एक आंदोलन खड़ा किया, और कुछ समय के बाद ही इसमें जो स्थानीय कम्युनिस्ट हैं या मंझोले कृषक हैं, कांग्रेस संगठन है, वो सभी भी इस अभियान में शामिल हो गए। इस आंदोलन ने जो विद्रोही हैं या फिर शोषक हैं उनके विरुद्ध गुरिल्ला आक्रमण की नीति अपनाई। युद्ध के दौरान जो कम्युनिस्ट नेतृत्व वाले गुरिल्ला छापेमार थे उन्होंने आंध्र महासभा के सहयोग से पूरे तेलंगाना क्षेत्र में के जो गांव थे उनमें अपनी अच्छी पैठ बना ली थी, और 1928 में आंध्र प्रांतीय किसान सभा की स्थापना जो कि एनजी रंगा ने की थी, एनजी रंगा ने की। इन्होंने भारतीय किसान विश्वविद्यालय जो विद्यालय है उसकी भी स्थापना की थी। तो कुल मिलाकर के इस युद्ध के दौरान कम्युनिस्ट नेतृत्व वाले गुरिल्ला छापामारों को आंध्र महासभा का भी सहयोग मिला, जिसने पूरे तेलंगाना के क्षेत्र में जो गांव थे वहां पर अपनी अच्छी पैठ पहले से ही बनाकर रखी थी। जब उसका सपोर्ट इनको मिल गया तो जो किसान आंदोलन था या गुरिल्ला विद्रोह जो हो रहा था उसको एक मजबूती मिली। ये उसी आंध्र प्रांतीय किसान सभा की बात की जा रही है जिसकी स्थापना एनजी रंगा ने की थी, और इन्होंने ही यानी एनजी रंगा ने ही भारतीय किसान विद्यालय की भी स्थापना की थी।
विद्रोह की शुरुआत तब होती है जुलाई 1946 में, ये 1946 है, जब नालगोंडा के एक जनगांव तालुका में गांव के उग्रवादियों ने एक देशमुख की हत्या कर दी थी। इसके बाद बहुत जल्दी यानी शीघ्र ही जो विद्रोह है वो वारंगल और खम्मे में फैल जाता है। किसान संगम यानी एक संगठन के रूप में संगठित होते हैं, देशमुखों पर आक्रमण करना शुरू कर देते हैं और इन्होंने हथियारों के रूप में लाठियां रखी, पत्थर के टुकड़े रखे, मिर्ची का पाउडर रखा, इन सभी का उपयोग किया। लेकिन सरकार ने जो आंदोलनकारी हैं उनके प्रति कैसी जो नीति है वो अपनाई, वो अत्यंत निर्दयतापूर्ण रुख अपनाया और अगस्त 1947 से लेकर यहाँ तक कि आजादी के बाद भी सितंबर 1948 के मध्य ये आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर था। हैदराबाद विलय के संदर्भ में जब भारतीय सेना ने जब हैदराबाद को विजित कर लिया तो ये आंदोलन अपने आप ही समाप्त हो जाता। तो तेलंगाना वाला क्षेत्र आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये वाला जो बेल्ट है, ठीक है, ये यहाँ पर ये आंदोलन होता है। यहाँ वाला जो ये एरिया है, ठीक है, तेलंगाना, इस क्षेत्र में ये आंदोलन हमें देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आगे। तेलंगाना आंदोलन की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी थी, देखते हैं कौन कौन सी उपलब्धियां थी। तो एक तो जो गुरीला छापामार थे वे थी, उन्होंने गांवों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। बेगारी प्रथा बिल्कुल ही समाप्त हो गई थी। खेतीहर किसानों की मजदूरियां बढ़ा दी गई थी। अवैध रूप से जो अधिकृत की गई जमीनें थी वो किसानों को वापस लौटा दी गई थी। लगान की जो दरें थी उनको तय करने या भूमि का पुनर्वितरण के लिए अनेक कदम उठाए गए थे। सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि के लिए भी काफी कदम उठाए गए। हैजे पर नियंत्रण के लिए प्रयास किए गए। महिलाओं की दशा में उल्लेखनीय सुधार आया। भारत की सबसे बड़ी जो देसी रियासत थी जिसे अर्ध सामंती व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया। आंदोलन ने भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के गठन की भूमिका तैयार की। ये वही है जो आजादी के बाद में सबसे पहला जो स्टेट है वो बनता है आंध्र प्रदेश, उसके गठन की भूमिका यहीं से नहीं, इसी तेलंगाना आंदोलन की देन है। उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं, जब इतने मेजर हमने किसान आंदोलन पढ़े हैं उनकी उपलब्धियां क्या रही। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्वाधीनता के उपरांत में जो होने वाले विभिन्न कृषि सुधार हैं उनके लिए इन्होंने एक अनुकूल वातावरण तैयार किया। जैसे जमींदारी प्रथा खत्म हो गई। यहाँ पर जो भूस्वामी थे अर्थात किसानों को उनके वास्तविक अधिकारों से अवगत कराया गया। कृषि व्यवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होती है। यहाँ पर संरचनात्मक परिवर्तन जो कृषि में आए वो इन्हीं किसान आंदोलनों की देन रही है। ये आंदोलन राष्ट्रवादी विचारधारा पर अवलंबित थे। लगभग सभी क्षेत्रों में इन किसान आंदोलनों की जो प्रकृति थी वो एक समान थी। ठीक है, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके कि या तो वो अवैध करों के संदर्भ में रहेंगी, जमींदारों के विरोध में रहेंगी, महाजनों के विरोध में रहेंगी। ठीक है, इनसे किसानों ने अपने जो अधिकार हैं उनके प्रति जागरूकता बढ़ती है और किसान अपने कानूनी अधिकारों को समझने में सक्षम हो जाते हैं, उपनिवेशवाद के चरित्र को समझने में सक्षम हो जाते हैं और इस तरीके से वो राष्ट्रीय आंदोलन में भी पार्टिसिपेट करते हैं, यानी भागीदारी करते हुए नजर आते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक। अब हम देखते हैं ब्रिटिश भारत में किसान आंदोलनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। टॉपिक आप लोगों को उम्मीद है काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसी लगी आप लोगों को जरूर बताना है। तो चलिए प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स के लिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और बताना है किसके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित किसान आंदोलनों में से कौन सा 19वीं शताब्दी में हुआ था। ये हम पहले भी इसी वीडियो में डिस्कस भी हमने किया था कि कौन से ऐसे आंदोलन हैं जो 1857 से लेकर के 1900 की अवधि के दौरान यानी 19वीं शताब्दी में हुआ था। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो है दक्कन दंगे, क्योंकि ये 1875 में होते हैं। तेलंगाना आंदोलन बाद में हुआ, यानी 46 के बाद में इसका जो प्रभाव है वो ज्यादा देखने को मिलता है। भागा आंदोलन हमने पढ़ा। चंपारण सत्याग्रह तो सबको पता है 1917 में हुआ था। तो ये आंदोलन जो भी है, ठीक है, दक्कन दंगे वो कौन सा है, 19वीं शताब्दी में होने वाला महत्वपूर्ण कृषक आंदोलन रहा है। इसकी आंसर या स्पष्टीकरण देख लेते हैं। दक्कन दंगे 1875 में हुए। ये महाराष्ट्र के पुणे में अहमदनगर क्षेत्रों में हुए थे, जब किसानों ने साहूकारों के अत्यधिक शोषण के खिलाफ में विद्रोह कर दिया था। यानी
दक्कन के एरिया में रैयतवाड़ी प्रथा थी, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया है। और राजस्व की जो दरें थी वो 55 से 60% यानी बहुत अधिक मात्रा में थी। और उन जो लगान है, उस लगान की देन करने के लिए यानी लगान को देने के लिए महाजनों से ऋण लेना पड़ता था, जिसकी वजह से किसानों को भारी ब्याज की दरों पर महाजनों से लोन लेना पड़ता था और महाजन उस पर बार बार ब्याज की दरों पे दर चढ़ाते हुए जा रहे थे, जिसकी शोषण के खिलाफ में लोग परेशान हो जाते और वहां पर जो मुख्य जो महाजन होते हैं वो गुजराती और मारवाड़ी लोग ही रहते हैं, उनके खिलाफ ये विद्रोह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नील आंदोलन जो 1859 और 60 में हुआ और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला आम संघर्ष था, उसका मुख्य कारण क्या था? किसानों पर भारी कर लगाया जाना, किसानों को जबरन नील की खेती के लिए बाध्य किया जाना, ब्रिटिश सरकार द्वारा भूमि कर में वृद्धि करना या किसानों को अपनी भूमि से बेदखल किया जाना। तो नील विद्रोह आप सभी को पता है कि नील विद्रोह किसानों से जबरदस्ती, जो गोरे बागान मालिक थे वो एक बॉन्ड साइन कराते थे और अग्रिम रूप में कुछ जमीन जो पैसे दे करके उनसे नील की खेती करने के लिए उनको बाध्य करते थे उस जमीन पर जहां पर चावल की खेती अच्छे तरीके से हो सकती थी, और उनको अपनी जमीन के कुछ हिस्से पर नील उगाने के लिए बाध्य होना पड़ता था। तो किसानों को जबरन नील की खेती के लिए बाध्य किया जाता था। ब्रिटिश जो प्लांटर्स थे यानी जो बागान मालिक थे, उनको नील उगाने के लिए मजबूर करते थे किसानों को, जिससे उन्हें अत्यधिक आर्थिक नुकसान हुआ और इस अन्याय के खिलाफ में 1860 में नील आंदोलन की शुरुआत होती है बंगाल में। ठीक है, अगला है चंपारण सत्याग्रह 1917 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया पहला सत्याग्रह आंदोलन था। इसे किसानों पर 3 कठिया प्रणाली के कारण शुरू किया गया था और सरकार ने किसानों की मांगे पूरी तरह से अस्वीकार कर दी थी। तो अस्वीकार तो बिल्कुल नहीं हुई थी, बल्कि इसके लिए एक आयोग गठित होता है जिसका जो सदस्य होते हैं वो गांधी जी को बनाया जाता है और फाइनली वो तैयार हो जाते हैं जो राजस्व की दरें हैं उनको कम करने के लिए। तो पहला सत्याग्रह था, ये बिल्कुल सही बात है। और 3/20वें हिस्से पर उनको खेती करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से नील उगाने के लिए मजबूर होते थे वो, और इस वजह से किसानों का ये आंदोलन 3 कठिया प्रणाली के नाम से भी जाना जाता था। मतलब इसके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि चंपारण सत्याग्रह से संबंधित ये प्रणाली थी 3 कठिया प्रणाली, और ब्रिटिश सरकार फाइनली किसानों की मांगों को स्वीकार कर लेती। तो आपका आंसर हो जाता है आंसर केवल 1 और 2। अब बात करते हैं मेंस के लिए संभावित जो आपका प्रश्न है जिसके आपको लिखना है, प्रैक्टिस करनी है। और ये हमने अपनी जो वीडियो है नंबर 2 उसमें बहुत डिटेल से डिस्कशन इसका किया है कि 19वीं और 20वीं सदी में जो ब्रिटिश भारत में हुए किसान आंदोलन है उनकी आपको तुलना करनी है, उनका चरित्र क्या था, उनकी विशेषताएं क्या रही, किन किन मुद्दों को लेकर के लड़े गए। ठीक है, जैसे इसमें आप देखेंगे कि ये जो 19वीं सदी के आंदोलन है उनमें संगठन का अभाव देखने को मिलेगा और व्यक्तिगत समस्याओं के लिए होगा, जबकि 20वीं सदी के जो आंदोलन है उनको एक राष्ट्रव्यापी आधार इनको मिलता है। ठीक है, इस तरीके से, और ये उपनिवेशवाद का चरित्र समझने में सक्षम हो जाते हैं 20वीं सदी के आंदोलन, और जबकि ये उपनिवेशवाद का चरित्र समझने में उतने सक्षम नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को लिखना है और लिख करके आप त्रिदिशाई क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर हमें जरूर भेजें, हम आपका ये आंसर जरूर चेक करेंगे। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में जरूर कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको जो लेटेस्ट अपडेट हैं वो मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।